हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज सार्डिक का बिल्कुल एक अंतिम टॉपिक एक्सरसाइज होगी इसकी 4.6 अंतिम एक्सरसाइज पर हम लोग पहुंच गए हैं। हालांकि इससे के बाद में एक और एक्सरसाइज है, इसको कहेंगे विविध प्रश्नावली। उसमें सारे मिसलिनियस क्वेश्चन हैं, मिले जुले सारे प्रश्न होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आज ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो आखिरी एक्सरसाइज है ना। और अगर हम आखिरी उसको मानते हैं तो वो मिले जुले की है, क्योंकि नया कुछ भी वहां पर नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। यहां पर आपको दो चर के रैखिक समीकरणों का हल आव्यूह विधि से सीखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण और तीन चर वाले रैखिक समीकरणों का हल आव्यूह विधि से हमें यहां सीखना है। और यहां से भी एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर यहां से देखो, ध्यान दें, ए इनवर्स अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया आपको कि ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी आव्यूह का, किसी वर्ग आव्यूह का। अगर हम इनवर्स ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, वो इससे पहले हमने सिखाया आपको। और अगर आपने उसको अब तक सीख लिया है, अच्छे से सीख लिया है, तो निश्चित रूप से फिर आप इन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना बिल्कुल आसान तरीका हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका, क्योंकि हमें ए इनवर्स यहां भी ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए देखो समझते हैं हम कैसे दिए गए रैखिक समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो पहले सीधी बात है कि हमें रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, युग्म दिए जाएंगे। दो युग्म माने क्या होता है, जोड़ा। रैखिक समीकरणों का हमें जोड़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर दो चर होंगे तो दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, और यदि तीन चर होंगे तो आपको तीन रैखिक समीकरण मिलेंगे। ठीक है, और उनका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, मतलब उनका हल संगत है या नहीं, ऐसे समझिए आप। इसको पहले आपको ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं है, पहले इसको ये ज्ञात करना है। तो समीकरण युग्म अगर संगत होते हैं तो हम ए मतलब आव्यूह ए का इनवर्स ज्ञात अगर कर लें तो इसका मतलब हल उसका संगत है। मतलब समीकरण युग्म संगत तब कहे जाएंगे जब ए इनवर्स उसका ज्ञात होता है तो। और ए इनवर्स कब ज्ञात होता है, जब हम ए का सार्डिक निकालें और उस सार्डिक का मान 0 ना निकले तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये सब कुछ बातें हम आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से बता दें कि आपको ऐसे कोई रैखिक समीकरण युग्म दिए जा सकते हैं 2x + 3y और बराबर में यहां 5 लिख दें। एक दूसरा समीकरण आपको दिया जा सकता है 3x + 4y और बराबर में यहां हम 7 लिख दें। तो ऐसे इस तरीके से कोई दो रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल सकते हैं। ये देखो दो चर में है ना, x और y दो चरों में रैखिक समीकरण है, इसलिए केवल और केवल दो समीकरणों की ही जरूरत है। आपको दो समीकरण दिए जा सकते हैं, इनका हमें आव्यूह विधि से हल करना है। पहले काम आव्यूह विधि से हल करने से पहले आपको यह देखना है कि इसका हल दोनों समीकरणों का जो संगत युग्म है या नहीं, मतलब समीकरण युग्म संगत है या नहीं, पहले ये चेक करना है। तो अगर समीकरण युग्म संगत है तो देखो कैसे करेंगे, पहले समझिए। हमें क्या करना है कि जो समीकरण दिए जाएंगे उन समीकरणों से x और y के गुणांकों को एक आव्यूह के रूप में लिख लें। x का गुणांक देखो, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो 2 है, y का गुणांक है वो 3 है, यहां दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3 है और यहां y का गुणांक 4 है। तो आपको यहां देखो a बराबर, ये गुणांकों से जो चर दिए जाएंगे उनके गुणांकों से जो आव्यूह मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। हर एक प्रश्न में यही करना है। यहां पर हमें जिस चर की वैल्यू ज्ञात करनी है उस चर को हम x के बराबर लिख लेते हैं। कौन कौन से चर हैं जिनकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, x और y चर हैं जिनके हमें मान ज्ञात करने हैं। समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है, चरों के मान ज्ञात करना। तो यहाँ x और y के हमें मान ज्ञात करना है। और बाद में जो राइट हैंड पे ये वाली बराबर में जो अचर राशियां लिखी हैं उनको हम b बराबर लिख लेते हैं। b बराबर आपको लिखना है 5,7। इस प्रकार b बराबर क्या लिखना है, 5,7। इतना ठीक है भाई।
इसके बाद में देखो हमने आपको बताया कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं। पहले इन समीकरणों के हल होने की, संगत होने की हम कंडीशन निकालेंगे कि इनका ये संगत है या नहीं है, समीकरण युग्म संगत है या नहीं। तो संगत होने के लिए क्या करेंगे, हम इसका सार्डिक का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इसके सार्डिक का मान निकालेंगे। और सार्डिक का मान तो आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई, कैसे निकालते हैं, 3 और यहाँ 4। कैसे निकालते हैं, 4 का 3 में गुणा 4 दूनी 8 और माइनस यहाँ 3 का 3 में गुणा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2। बताओ भैया 0 तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब समीकरण युग्म संगत हैं, मतलब इनका हल निश्चित रूप से किया जा सकता है। समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। तो संगत होने के लिए आपको इतना चेक करना है कि अगर इसके सार्डिक का मान 0 ना आए तो आपको लिखना है हल संगत है, और यदि 0 आ जाए तो आपको लिखना है हल संगत नहीं है। इतनी सी बात। कुछ प्रश्नों में स्टार्टिंग में आपसे यही पूछा गया है कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं, तो आपको क्या करना है, उसके सार्डिक का मान निकालना है और देखना है कि सार्डिक का मान 0 है या नहीं। यदि 0 आता है तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत नहीं है, और यदि 0 ना आए तो लिखेंगे समीकरण युग्म संगत है। इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ आगे की बातें। अगर हमें इन समीकरणों का हल निकालना हो तो क्या करेंगे, इन समीकरणों का अगर हमें हल निकालना हो तो क्या करेंगे। तो देखो थोड़ी सी आगे, अब इतना तो आपको नहीं करना है, इसके आगे अब ले जाना है आपको, ठीक। क्या करोगे इसके आगे, इसके आगे आपको ये अवयव जो हमने निकाला है, ये अवयव क्या है, x और y के गुणांकों का जो अवयव है, उस अवयव के आप कोफैक्टर से बना अवयव निकालें। देखो आपको यहां लिखना है अवयव ए के सहखंडों से बना अवयव आपको निकालना है। और बहुत अच्छे से जानते हो सहखंडों से बना अवयव हम कैसे निकालते हैं। सहखंडों से बना अवयव अगर हमें निकालना है और हम मान लेते हैं कि सहखंडों से बना अवयव b है, इस b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b बराबर हम कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान दें, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि अगर आप a11 अलग निकालें, a12 निकालें, a21 निकालें और a22 निकालें तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा ना करें तो आपके लिए एक शॉर्ट हमने प्रोसेस बताई कि आप इनके सहखंडों से बना जो अवयव है वो कैसे निकालेंगे। इस प्रकार से निकालें कि आप यहां पर देखो इस प्रकार से एक पहले सार्डिक बनाएं। ये कौन सा सार्डिक है, a11, और यहां पर a12 वाला ये है, a21 वाला ये है और a22 वाला ये है। इसमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, a11 को हम कैसे लिखते हैं, a11 को जब लिखते हैं तब -1 की पावर 1 + 1 इंटू में क्या करते हैं m11, इसी प्रकार तो लिखते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं। तो आप यहां समझ सकते हो -1 की पावर यहां क्या हो जाती है, प्लस के 2, मतलब 2 पावर है ना, तो जब 2 पावर है तो प्लस का 1 यहां पर मिलेगा। देखो -1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, तो यहां पर 1 मिलेगा और m11 ये आपका है ना। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्लस आता है, तो आपको देखो यहाँ पर प्लस रखना है, और प्लस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ना लिखा हो प्लस तो प्लस माना ही जाता है। इसमें क्या करते हैं, देखो इसका नाम, इसको क्या कहते हैं, a12 कहते हैं इसको। तो यहाँ पर -1 की पावर क्या लिखोगे भाई, 1 + 2 इंटू में m12, ऐसे तो लिखते हैं। तो -1 की पावर 3, इसका मतलब यहाँ पर आपका माइनस ही आता है। क्या आता है, माइनस आता है, तो आपको यहाँ माइनस लिखना है। फिर यहाँ पर उसी प्रकार तो कोई प्लस हो जाता है और यहाँ पर माइनस हो जाता है, सिंपल सी बात है। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसका पूरा अच्छे से बताया। चलो भाई यहाँ पर हम इस b की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब सहखंडों से बना अवयव निकाल लेते हैं। सहखंडों से बना अवयव कैसे निकालेंगे, पहले a11 का मतलब ये है ना, यहां से देखो इसको कैंसिल करोगे, इसको करोगे, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ का ही अवयव ये 2 है ना, तो इसमें यहां पर कैंसिल करने पर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। चलो यहां पर समझ लेते हैं, देखो 3 को कैंसिल कर दो भैया, तो ये 3 मिल जाएगा। इस 3 को कैंसिल करोगे तो ये 3 मिल जाएगा, और इस 4 को कैंसिल करोगे तो ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं भाई, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं b बराबर, समझो भाई इसको तो 4 रखेंगे, इसको यहाँ -3 ठीक लिखा हुआ है, इसको यहाँ -3 ये भी ठीक लिखा है,
इसको यहां 2 लिख दें, ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहां पर हम एडजॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है? बी का ट्रांसपोज। जो हमने ये सहखंडों से बना अवयव निकाला है उसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त करेंगे। परिवर्त का मतलब इस पंक्ति को स्तंभ में बदलना है और इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलना है। तो 4 - 3 यहां लिख दें, -3 और 2 यहां लिख दें। देखो 4 - 3 यहां, -3 2 यहां, तो आपके पास ये एडजॉइंट ए का मान मिल जाएगा ना। अब यहां से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं? ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया कि एडजॉइंट ए में हम ए के सार्डिक का भाग कर देते हैं। क्या करते हैं? ए के सार्डिक का भाग करते हैं। तो यहां पर देखो सार्डिक ए का मान कितना निकला है? 2। तो यहां से हम 2 का यहां भाग करेंगे और यहां पर इसका एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे कितना? 4 - 3 और यहां पर 2 लिख देते हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। अब हमें फाइनली क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स और वाई के मान। इस समीकरण को हल अगर करना है तो अगर हमें इसका हल चाहिए तो आप देखो यहां पर आ जाओ। हम क्या करेंगे? x बराबर a इनवर्स b, इसको याद रखिएगा। क्या करना है? लास्ट में x बराबर a इनवर्स b लिखना है, या a इनवर्स b बराबर x ऐसे लिख दो। एक ही बात है, कोई समस्या वाली नहीं। a इनवर्स b बराबर x। तो यहां पर a इनवर्स b, a इनवर्स की वैल्यू कितनी है? आपको यहां दिख रही है 1/2 और यहां पर 4 और यहां -3 और यहां पर -3 और 2। अब b बताओ कितना है? b का मतलब देखो ये लिखा हुआ है 5 7 और बराबर में यहां x बराबर क्या है? x y है। ठीक है, तो बस इसका इसमें मल्टीपल करें और तुलना कर दें, x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो 1/2 इसका इसमें देखो गुणा करोगे, इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा होना है। चलो कर देते हैं। 5 चौको 20 और ये माइनस का हो जाएगा 7 या 21। ठीक, 7 या 21। यहां पर देखो इसमें करोगे तो आपको लिखना है माइनस का 3 पंचे 15 और 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। ठीक है, और बराबर में यहां देखो x और ये x y। ठीक, अब यहां पर समझ सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां पर आप लोग लिख सकते हो 1/2 और इधर आपके पास -1 बचेगा। यहां भी देखो -1 बचेगा। 20 में से 21 घटेगा -1। यहां माइनस का 15 में से 14 चला जाएगा तो माइनस का 1 यहां भी बचेगा। बराबर में ये x और यहां पर y। ठीक, यहां पर 2 का भाग अगर दोनों में कर दें तो 2 का भाग करने से देखो क्या मिल जाएगा? 2 का भाग करने से आपको मिल जाएगा ये -1/2। यहां भी मिल जाएगा -1/2 और बराबर में इधर लिख देते हैं x और y। अब आप क्या करोगे? तुलना कर दें दोनों पक्षों में। अगर दोनों अवयव आपस में समान होते हैं तो संगत पद बराबर होते हैं। तो यहां पर देखो x बराबर आपको लिखना है कितना? -1/2 और y बराबर भी आपको -1/2 मिला है। तो भैया इतना काम हमें करना होता है x और y के मान अवयव विधि से ज्ञात करने के लिए। अवयव विधि से समीकरण को हल करने के लिए हमें इतना बड़ा काम करना है। अगर वो कोई समीकरण 3 चरों में होता है तो आपको 3 समीकरण दिए जाएंगे। तो आपका यहां पर a जो बनेगा a वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, काम वही करना है जो इसमें किया है वही उसमें करना। ठीक है, तो भैया ये आपका हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको करने, पूरी एक्सरसाइज आपकी, अगर आपने इतना समझ लिया इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज आपकी फिनिश। ठीक है, नया यहां पर कुछ भी नहीं है। सारे प्रश्न बिल्कुल एकदम आसान से हैं, लेकिन हमने बताया भैया बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो भैया तो एक बार लाइक जरूर कर दें और फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन पहला। तो ये एक्सरसाइज 4.6 का पहला क्वेश्चन है। लिखा है 1 से 6 तक के लिए एक निर्देश लिखा हुआ है कि समीकरण निकाय जो दिए गए हैं उन निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकृत करिए। मतलब इनको हमें ये बताना है कि ये संगत है और ये असंगत है। कौन से युग्म, कौन से समीकरण युग्म संगत हैं और कौन से समीकरण युग्म संगत नहीं है, हमें इतना दिखाना है। 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों में आपको हल नहीं करवाया गया है।
हल नहीं करना है, केवल आपको ये बता देना है कि समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं है, बस इतना बताना है। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न है x प्लस में 2y और ये बराबर में 2 दिया गया है ना, x प्लस 2y बराबर 2, और ये आपका दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर में आपका ये 3 दिया गया है। इस समीकरण युग्म को हमें ये बताना है कि संगत है अथवा असंगत है। चलो हमने आपको ये बताया कि देखो ध्यान दें, पहले तो सबसे पहले आपको a निकालना है, a अवयव बनाना है। a अवयव कैसे बनाते हैं? a अवयव जो बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, x और y जो आपके चर हैं उनके गुणांकों को लेते हैं, उन गुणांकों से हम a अवयव बनाएंगे। x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई। दूसरी पंक्ति में क्या करेंगे, ये देखो x का गुणांक 2 और y का गुणांक 3, तो अब हमारे पास अवयव a बन गया। इसके बाद में यहाँ कैपिटल X लिखें और x y यहाँ लिख दें, क्योंकि हमें चर x और y के मान ज्ञात करने होते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके बाद में यहाँ पर हम b लिखते हैं और b बराबर क्या लिखते हैं, 2, 3 जो हमें बराबर में दिए जाएं, ये बराबर में समीकरण के बराबर में जो अचर राशियां दी जाएं उसको हम b के बराबर लिख दें, 2 और 3 यहाँ पर है। ठीक है, चलो इसके बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके सार्डिक का मान ज्ञात करना है। तो a का सार्डिक कितना हो जाएगा, a का सार्डिक हो जाएगा 1, 2, 2, 3, a का सार्डिक ये हो जाएगा। इस a के सार्डिक को हल कर देते हैं। हल कैसे करते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, मतलब इसका हल -1 मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल दिख रहा है भैया शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। और यदि ये शून्य नहीं है इसका मतलब हल इसका क्या है, इसका ये समीकरण युग्म क्या है, संगत है। समीकरण युग्म संगत हैं। यहां लिख दें चूंकि ये आपका इसके सार्डिक का मान शून्य नहीं है, अतः सार्डिक a का मान शून्य नहीं है, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। क्या लिखोगे भैया, संगत हैं। और अगर ये 0 निकल आता तो लिख देते संगत नहीं है। हर सवाल में ऐसे करना है, 1 से लेकर के 6 तक यही आपको दिखाना है कि संगत हैं या संगत नहीं। तो मेरे ख्याल से सारे प्रश्न करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप बड़े आराम से सार्डिक a का मान निकालें और फिर सार्डिक a का मान यदि शून्य निकलता है तो लिख देंगे समीकरण युग्म संगत नहीं है, और यदि शून्य नहीं निकलता है तो आपको लिखना है समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक है, तो 1 से 6 तक के सारे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से करो। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहां पर हमारे पास जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7 देखो, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा ही बड़ा कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, हम 3 चर के रैखिक समीकरण जो दिए गए हैं उनका एक एग्जाम्पल यहां पर 6वां प्रश्न ले लेते हैं। 6वां प्रश्न यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, और ये आपको देखो कैसे करना है। 6वां प्रश्न में हमें ये दिखाना है कि समीकरण युग्म संगत हैं या नहीं। बात तो वही है, 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों में एक ही बात दिखानी है हमें। तो यहां पर 6वां प्रश्न है और ये आपका लिखा है 5x माइनस में y और प्लस में 4z बराबर में 5। एक समीकरण तो आपका ये हो गया। दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 3y प्लस 5z और बराबर में यहां पर हमें 2 दिया गया है, इस पर हम समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। तीसरा समीकरण दिया गया है 5x माइनस 2y प्लस में लिखा है 6z और फिर बराबर में माइनस का 1 लिख के हम यहां पर नंबर 3 डाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें हमें देखना है कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं, बस इतनी सी बात है। देखो ध्यान दें, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम अवयव बनाते हैं। अवयव a बराबर कैसे बनाते हैं, x y z जो चर हैं उनके गुणांकों को लिख करके यहां पर हम अवयव a की रचना कर देते हैं। देखो x का गुणांक 5, y का गुणांक -1, z का गुणांक 4। इसमें आओ भाई, x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 3 और z का गुणांक है 5। इसके बाद तीसरी रो पे आ जाओ, x का गुणांक है 5, y का गुणांक -2 और ये आपका 6। ठीक है, इसके बाद में यहां हम क्या करते हैं, x बराबर लिखते हैं और x में x y z की तो मान निकालने हैं। चर हमारे जो होते हैं
वो देखो एक्स वाई जेड ही तो है, तो एक्स वाई जेड आपको यहां लिखना है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। हालांकि इस समीकरण में मान ज्ञात नहीं करना है, हमें केवल इनका ये देखना है कि समीकरण युग्म संगत है या नहीं, बस इतनी सी बात। और यहां पर हम बाद में देखो b बराबर लिख लेते हैं, जो कि राइट हैंड में ये दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं 5 2 माइनस का 1। बताओ इतना ठीक है। अब इसके बाद यहां पर इसका हम सार्डिक का मान निकाल लें। सार्डिक a बराबर यहां पर सार्डिक बना दें और इसके अवयव लिख दें। इसके अवयव यहां पर देखो कितने हैं, इसके अवयव जो लिखे हैं वो आपके हैं कितने, देखो भैया 5 है, -1 है, 4 है, और यहां लिख दें 2 3 5, और यहां लिख दें हम 5 -2 और 6। ठीक है। अब हम इसका किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सापेक्ष इसका हम प्रसार कर सकते हैं। अगर हम इसका R1 के सापेक्ष प्रसार करें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर हम प्रसार जब कर देंगे तो इसमें हमें सार्डिक a का मान मिल जाएगा। चलो करके दिखा देते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 5 लिखना है, और फिर इस 5 पर देखो हम क्रॉस करें, मतलब ये पहली वाली पंक्ति पहला वाला स्तंभ काट दें, जहां पर ये अवयव है उसको काट दें। फिर इसका उपसार्डिक ये देखो बच जाएगा, इसको हल कर लेते हैं। 6 तिया 18, कितना लिखोगे 6 तिया 18 माइनस, और ये माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 10 लिख देते हैं। ठीक है। दूसरा अवयव यहां माइनस में लिखते हैं। अब ये है पहले ही से माइनस, तो माइनस का 1 लिख दो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। चलो इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, देखो इस पंक्ति को इस स्तंभ को काट दें, तो अब आपके पास उपसार्डिक में क्या बचेगा, 2 5 और 2 5 5 6 है ना, तो 2 का हम 6 में गुणा, 2 छक 12 लिख दें, फिर माइनस का निशान लगाएं, 5 पंचे 25 लिख दें, 5 पंचे 25। ठीक है। और इसके बाद में अब प्लस का 4 लिखो भैया, 4 लिख दो। तो यहां पर देखो जब 4 को कैंसिल करोगे तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4 मतलब -4, फिर माइनस यहां फॉर्मूला समझो, और 3 पंचे 15, यहां 15 लिख दें, -15। ठीक है। तो अब आपको यहां पर देखो 5 गुणे 18 यहां लिखना है, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और ये देखो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 12 चला जाएगा 25 में से, तो यहां पर माइनस का 13 हमें मिलेगा, और प्लस में ये है 4 गुणे, बताओ इसको क्या लिखोगे 19 है ना, 15 4 19, माइनस का 19। इसके बाद आप 18 पंचे 90 यहां लिख दें, और माइनस का यहां 13 लिख दें, और यहां भी माइनस का आपको 19 चौको 76, कितना 19 चौको 76 76। ठीक है। अब आप समझिए देखो माइनस का ये है, माइनस का ये है, तो आप इसको जोड़ सकते हो। 90 में से आपको 9 3 12, और यहां पर देखो कितना मिलेगा, माइनस का 92 मिलेगा, है ना। 6 3 9 गलत हो गया भैया, 6 3 9 यहां पर लिख दो, और 7 और 1 8 यहां पर लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर कितनी वैल्यू मिल रही, एक वैल्यू मिल रही, ये आपका 90 और ये आपका 89, तो आपको कितना मिलेगा 1, एक मिल जाएगा। तो जो कि 0 नहीं है, पक्की बात है 0 नहीं है। और अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब इसका हल कैसा है, समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। आपको क्या लिखना है, समीकरण युग्म संगत है। क्यों संगत है, यहां रीजन लिख दें, क्योंकि सार्डिक a का मान 0 नहीं है, अतः समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म संगत हैं। क्या लिखना है, समीकरण युग्म संगत हैं। इतनी बात आपको यहां लिखनी है। ठीक है। जिसमें सार्डिक का मान 0 होता है उसमें लिखना है समीकरण युग्म संगत नहीं है, और जिसमें ये सार्डिक का मान 0 हो जाता है, 0 ना हो, जिसमें सार्डिक का मान 0 ना हो वो समीकरण युग्म संगत होते हैं। ठीक है। और जिसमें 0 हो जाए उसमें लिख दें समीकरण युग्म संगत नहीं है, सीधी बात। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, नोट कर लो। फिर इसके बाद अब आगे जब आओगे तो आपको इनमें हमें हल करके दिखाना है, इन समीकरणों को हल करके दिखा के मतलब x और y और z के मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अभी से x y z के मान कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था स्टार्टिंग में, बेसिक जब बताया था तो एग्जाम्पल से बताया था, और उसी प्रकार के आपकी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखना है। आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ भाई। 7वां 8वां 9वां 10वां, ये देखो ध्यान दें, 7 8 9 10 तीनों प्रश्न आपके
दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, दो समीकरण दिए गए हैं, x बाई चर दिए गए हैं, तो बस इनको हल करना है। सब 7, 8, 9, 10 को मतलब चारों प्रश्नों को एक ही प्रोसेस से हल करना है। चलो यहां पर हम देखो हल करके बता देते हैं आपको। इसको हम रब कर देते हैं और फिर इसके बाद सीरियल से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सीरियल से देखते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, लिखा है 5x प्लस 2y और बराबर में 4। एक तो आपको ये इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y और बराबर में 5। आपको ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आव्यूहविधि से हल करना है ना। दोनों समीकरणों को आव्यूहविधि से हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। फाइनली बात ये है। बस देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम x और y के जो गुणांक हैं उन गुणांकों से एक आव्यूह की रचना करेंगे जिसको हम a नाम देंगे, है ना। तो x का गुणांक कितना है 5, यहाँ y का गुणांक 2 और यहाँ x का गुणांक 7 और y का गुणांक 3, तो ये a हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम जिस चर के मान ज्ञात करते हैं उस चर को हम x के बराबर लिख लेते हैं। चर कौन कौन से हैं, x और y हैं, तो यहाँ हम x y लिख लेंगे। अब बराबर में जो दिया गया है उसको हम b के बराबर लिख लेते हैं। b बराबर हमें लिखना है 4 और ये 5। देखो बराबर में 4 है, यहाँ बराबर में 5 है, तो 4 और 5 इस प्रकार से लिखना होता है। हर प्रश्न में ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो भैया इसका हम सार्डिक का मान निकाल लें। इसके सार्डिक का मान पहले निकालेंगे और इसको हम यहाँ 5, 2, 7 माइनस ये 7 और 3 लिख दें। इसको हल करेंगे तो 5 तिया 15 और माइनस 7 दूनी 14, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 15 में से 14 घटेगा, 1 मिलेगा, जो कि 0 कतई नहीं है। इसका मतलब समीकरण युग्म में संगत है, मतलब इनका हल किया जा सकता है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब हमें क्या करना है, हमें सहखंडों से बना अवयव निकालना है। ठीक है, सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव हमें निकालना है। तो सहखंडों से बना अवयव हम b लिखते थे, लेकिन अब हम नहीं लिखेंगे, आज c लिखेंगे। क्यों? क्योंकि b यहां पर प्रश्न में दिया गया है ना। तो सहखंडों से बना अवयव क्या लिख दें, c लिख दें। और c का मान हम देखो कैसे ज्ञात करते हैं, आपको बहुत अच्छे से अब आ रहा होगा, किसी प्रकार की अब शायद समस्या ही नहीं है। यहां पर हम c का मान ये देखो सहखंडों से बना अवयव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है यहाँ a11 होता है, यहाँ a12 होता है, ये a21 और ये a22 यहां लिखते हैं हम, ऐसे ही तो करते हैं। a11 मतलब a11 का मतलब है ये 5 अवयव जो है 5 का हम सह गुणनखंड निकाल रहे, सह गुणनखंड 5 का निकाल रहे। तो a11 लिखेंगे और a11 कैसे लिखते हैं, -1 की पावर 1 + 1 × m11, ऐसे ही तो लिखते हैं। m11 का मतलब इस 5 का जो 11 है ना, इसका हमें उपसार्डिक निकालना होता है। तो उपसार्डिक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये यहां पर आपको लिखना है। देखिए -1 की पावर 2 का मतलब प्लस होता है और ये आपको m11 लिखना है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि यहां पर प्लस आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये a12 है, इसको हम लिखते हैं -1 की पावर 1 + 2 × m12 लिखते हैं। -1 की पावर 3 का मतलब माइनस होता है, तो -m12 हो जाएगा। मतलब इसको हम माइनस में लिखते हैं, इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको भी हम प्लस में लिखेंगे, इसको हम माइनस में लिखेंगे। हमने आपको बताया था, इस प्रकार से याद रखिएगा, है ना। इनकी सबकी लिखने की फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना याद रखा तो फिर इसकी जरूरत फिर कतई नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसे ही तो बताया हमने। चलिए यहां पर देखो कैसे करोगे, इसको हम अगर लिखेंगे तो हम इस 5 वाली रो, मतलब ये 5 अवयव कहां आ रहा है, ये 5 आ रहा है पहली वाली पंक्ति में, पहले वाले स्तंभ में, तो इसको कैंसिल छोड़ दो, बाद बाकी जो बचेगा उसको लिख दो। यहां पर देखो इसको 5, इसको हम कैंसिल करेंगे, मतलब इस पहली वाली रो और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ दें, बाकी जो बचेगा उसको हम यहां लिखेंगे। 7 बचा 7 लिख दें। यहां पर देखो ये 2 बचा 2 लिख दें, और यहां पर ये 3 कटेगा तो यहां पर 5 बचेगा भैया, 5 लिख दें। ठीक, इसके बाद हम यहां क्या करेंगे, देखो c की वैल्यू हम यहां लिख दें 3, और ये आपका -7
और ये आपका माइनस का 2 और ये 5। ठीक है, इसके आगे अब आपको क्या करना है, देखो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। इसमें अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए? ट्रांसपोज चाहिए। अगर इसका हम ट्रांसपोज कर दें, मतलब परिवर्त कर दें, तो हमें एडजॉइंट मिलता है। तो यहां हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए बराबर सी का हम ट्रांसपोज कर दें, सी का परिवर्त कर दें। तो पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करना ट्रांसपोज कहलाता है भैया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दें, 3 - 7 यहां लिख दें। दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दें, -2 5 यहां लिख दें। इस प्रकार से हमें करना है। समझ में आ रहा? कतई देखो यहां से मन अगर आपने इधर उधर भटका दिया तो भैया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहां से तो बोर्ड में आना ही आना है, इसको अच्छे से समझ लो। अब हमें क्या करना होता है, ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। तो ए इनवर्स बराबर हमने आपको बताया एडजॉइंट ए बटे में ए का सार्डिक का भाग करना है, सही तो बताया हमने। अब एडजॉइंट ए का मान तो आपको ये दिख रहा है, और आपका सार्डिक का मान कितना है, 1 है। तो अब हम 1 से भाग करेंगे भैया, कुछ नहीं मिलेगा। 1 का भाग करने का मतलब उतना ही मिलेगा जितना है। तो हमें ये 3 माइनस का 2 और ये आपका माइनस का 7 और यहाँ 5 लिखना है। बस ए इनवर्स तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको फाइनली एक्स और वाई के जो मान ज्ञात करने हैं, उसके लिए आपको ए इनवर्स बी बराबर एक्स लिखना है। ये आपको सूत्र याद रखना है, ठीक है। ए इनवर्स बी बराबर एक्स, तो ए इनवर्स का मान तो ये लिखा हुआ है, कितना, 3 -2 -7 और ये 5। अब बी लिखना है, बी बराबर कितना है, 4 5, यहां लिख देते हैं 4 5, और इसके बाद बराबर ये आपको यहां लिखना है एक्स वाई। कितना लिखना है, एक्स वाई, ठीक है ना। इसमें देखो अब इसका गुणा करें, कोई पंक्ति गुणे कॉलम गुणा करते हैं हम। तो यहां पर पंक्ति और यहां पर स्तंभ का आपस में गुणा, 3 का 4 में गुणा 12 लिख दें, और फिर इसके बाद में माइनस का 5 दूनी 10 लिख दें। फिर इसके बाद यहां पे आ जाओ तो माइनस का 7 चौको 28 लिख दें, और 5 पंचे 25 यहां लिख दें 25, ठीक है। और बराबर में इधर एक्स और वाई यहां लिख देते हैं। 12 में से 10 घट जाएगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, यहां लिख दे भैया, 2 बचेगा, 2 यहां बचेगा। यहां बताओ कितना बचेगा, ये 28 में से 25 घट जाएगा, माइनस का 28 25 मानी माइनस का 3 और बराबर में इधर x और यहां पर y। क्या करोगे, 2 अवयव अगर समान होते हैं तो उसके संगत अवयव हम समान लिख देते हैं। अगर हम यहां पर तुलना कर दें तो संगत अवयव हम बराबर करके लिख देते हैं। संगत अवयवों को बराबर करेंगे तो x बराबर 2 लिखेंगे, y बराबर -3 लिखेंगे। ये आपका समीकरण का हल हो जाए, ठीक है। ये हो गया समीकरण का हल। और कौन सी विधि से है, अवयव विधि से समीकरणों को हल करना। इस प्रोसेस से आपको करना है। बाय द वे किसी प्रश्न में 3 चर दिए जाते हैं तो अभी आपको इतना ही करना है। चलो आप 3 चर के रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं, उसके लिए आपको आगे के सवालों में देखना है। चलिए हम दिखाते हैं आपको कौन सा सवाल देखना है। देखो भैया, जैसे 7वां तो अभी हमने लगा दिया, 8वां और 9वां दोनों, और 9वां और 10वां, ये तो आपके 2 चर वाले सारे सवाल 2 चर वाले हैं 10 तक। इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, है ना। अब बढ़िया से इस पे घर पे करें भैया। और बाय द वे अगर ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, 12 पे। ये आपके अब 3 चर वाले रैखिक समीकरण, 11वां भी 3 चर का है, 12वां भी 3 चर का है, 13वां भी 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, 14वां भी 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यहां पर ये 4 प्रश्न कौन कौन से, 11 12 13 14, 3 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो चलो इसमें से हम एक प्रश्न करते हैं, ठीक। पहले एक समझ लो भैया, बाकी तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की समस्या ही नहीं मिलेगी, बिल्कुल एकदम आराम से। बस समझ लो, एक अच्छे से समझ लो तो पूरा काम आपका हो जाएगा, एकदम हो जाएगा आराम से। तो बताओ भाई कौन सा कर दें, हम आपको इंपॉर्टेंट की दृष्टि से कर देते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। भैया इंपॉर्टेंट के लिए तो यहां पर हम ऐसा नहीं कहेंगे यही पक्का है, लेकिन काफी बार पूछा गया है, हम 13वां सवाल कर देते है ना। 13वां सवाल, क्योंकि प्रोसेस तो सारी एक ही है, चाहे आप 13 करें चाहे 14 करें, कोई भी सवाल करें एक ही जैसे हैं। तो यहां पर 13वां सवाल दिया गया है 2x और प्लस में ये 3y और प्लस में ये है 3z और बराबर में यहां लिख दें 5। एक इक्वेशन नंबर पहला यहां डाल दें।
दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस में 2y, x माइनस 2y प्लस में है ये z और फिर बराबर में माइनस का 4 लिख दें। इस पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल लें। इसके बाद में ये है 3x, फिर माइनस का y है, माइनस का 2z है और फिर बराबर में 3 है। इस पर हम इक्वेशन नंबर 3 डाल लें। अब इन तीनों समीकरणों को अवयव विधि से हल कर दें। देखो क्या करना है, समझिए पूरा काम वही जो अभी हमने किया, पूरा काम वही। सबसे पहला काम होता है इसमें हमें a निकालना है, अवयव a निकालना है। और a अवयव हम निकालते कैसे हैं, इनके गुणांकों को लिखते हैं, जो चर है ना उनके गुणांकों को। तो x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक भी 3 है। तो पहली रो तैयार हो गई। दूसरे समीकरण में देखो उसी प्रकार से x का गुणांक 1, y का गुणांक -2 है और z का गुणांक 1 लिखना है। तीसरे इक्वेशन में देखो x का गुणांक यहाँ 3 लिखना है, y का गुणांक -1 लिखना है, z का गुणांक -2 लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जिस चर का मान हमें ज्ञात करना है उसको हम x के बराबर लिखते हैं। तो x बराबर कौन से चर का मान ज्ञात करना है, x का, y का, z का। यहाँ x y z ऐसे लिखते हैं। और इसके बाद में जो राइट हैंड में ये दिए गए हैं उनको हम b से लिख लेते हैं। b बराबर कितना लिखोगे, 5 -4 और ये 3, ये b हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सार्डिक का मान ज्ञात करेंगे, a के सार्डिक का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो सार्डिक बना लेते हैं और इस सार्डिक के अवयव हम लिख देते हैं 2 3 3, 1 -2 1 और 3 -1 -2 लिख देते हैं। ठीक है, इसके और आगे देखो, इसके आगे अब क्या करना है, हमें किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना है। तो चलो हम एक पंक्ति के सापेक्ष, पहली वाली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके दिखा देते हैं। देखो पहले हमें क्या करना है, 2 लिखना है और 2 के बाद अब ये उपसार्डिक क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, यहां लिख दें 4, फिर माइनस और ये माइनस का 1 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा अवयव लिखेंगे, ये माइनस में लिखा जाता है। कितना अवयव है, 3, -3 लिख दें। और इसके बाद इस पर अगर हम क्रॉस का निशान लगा दें, मतलब पहली वाली पंक्ति दूसरा वाला स्तंभ अगर काट दें, तो अवयव हमारे पास 1 1 3 -2 बचेगा। इसका जो उपसार्डिक निकलेगा उसका मान कैसे निकालोगे, 2 का -2 में गुणा, 1 का -2 में गुणा -2, फिर -3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3। इसके बाद तीसरा अवयव कितना है, 3, ये वाला पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ काटो भैया। तो ये आपका उपसार्डिक, इसका मान कैसे निकालोगे, माइनस माइनस, देखो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, फिर माइनस का 6, देखो -2 में 3 का मल्टीपल माइनस का 6 और ये माइनस फॉर्मूले में होता है, तो -6 अगर यहां लिखोगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको a के सार्डिक का मान निकल आएगा, कितना, 5 दूनी 10, इसको लिख दो, माइनस का 5 और -3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस का 15 यहां लिख दो। और यहां पर देखिए 5 ये भी बचेगा, 5 दिया 15, इसको भी आप 15 लिखना है। 15 15 30 और 30 और 10 40, ये तो भाई 40 राशि निकल आई। कितनी, 40, मतलब जो कि 0 बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इसका हम x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण युग्म में संगत है, पक्की बात है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, आगे देखो ध्यान से समझना है, थोड़ा बड़ा सवाल है, हमने जैसा कि बताया है ना। अब ये 3/3 का ऑर्डर का अवयव है, इसका a इनवर्स तो बड़ा बनता ही बनता है ना। चलो अभी अगर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह और कर लेते हैं, अभी हम इधर ना पहुंचे क्योंकि जगह का हमारे पास थोड़ी समस्या लग रही है ना, समस्या लग रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सहखंडों से बना अवयव निकालेंगे। तो जो a है, a के सहखंड कितने होंगे, 9 है ना, एक इसका सहखंड, एक इसका, एक इसका, ये आपके इस प्रकार से 9 अवयव हैं, 9 के 9 सहखंड बन जाएंगे। उन सहखंडों को हम कैसे लिख दें, b से लिखते हैं। b हमारे पास प्रश्न में लिखा है, हम c से लिख लेते हैं। यहां लिख दें सहखंड, सहखंडों से बना अवयव। और इस सहखंड से बना अवयव को हम क्या लिख दें, c से लिख दें। तो c बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखो कि ये बड़ा सा एक अवयव बना दो, बड़ा सा एक अवयव बना दो। और यहां पर इसमें क्या करते हैं, यहां पर आपको a1 1 लिखना है,
यहां पर आपको A12 लिखना है और फिर इसके बाद में यहां पर आपको लिखना होता है A13 लिखना होता है इस प्रकार, ठीक है। और यहां पर A21, A22 और A23 इधर लिखना है। यहां पर तीसरी रो में क्या लिखना है, A31, A32 और A33 यहां लिखना है। और इसमें देखो क्या करते हैं हम, यहां पर जब A11 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर 1 + 1 M11 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो -1 की पावर 2 मतलब प्लस होता है, ये प्लस लिखते हैं। हमने 50 बार बता चुके आपको, कुछ करना नहीं है। इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस और इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस और फिर ये प्लस, कितना आपको करना है। इस प्रकार से घूमो, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। तो अब यहां पर आपको लिखना कैसे है, देखो बहुत ध्यान से समझो। क्या करना है, इसका उप सहखंड निकालना है, इसका सहखंड निकालना है। तो इसको हम यहां पर कैंसिल करेंगे, पहली वाली रो और पहले वाले कॉलम को। तो ये उपसार्डिक बचेगा, इसको लिख लेते हैं। देखो इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस, चलो लिख देते हैं। कितना लिखोगे, -2 1 और ये आपका -1 -2 यहां पर लिखेंगे, ठीक है। -1 -2। इसके बाद देखो यहां पर क्या करोगे भैया, इसको कैंसिल करना है तो पहली वाली पंक्ति और दूसरे वाले रो को, दूसरे वाले स्तंभ को कैंसिल करोगे तो आपके पास 1 1 3 -2 1 1 3 -2 यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर पहली वाली पंक्ति तीसरा स्तंभ कैंसिल करोगे तो 1 -2 1 -2 और यहां पर 3 -1 यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम सेकंड वाली रो को लिखेंगे। यहां पर देखो, तो यहां पर पहला ये काट दो, देखो पहली वाली दूसरी वाली पंक्ति और पहला वाला स्तंभ काटना है आपको। 3 3 -1 -2 3 3 और फिर -1 -2 यहां लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर इसको कैंसिल करोगे, इसको काटो भैया, इसको काटो। अब क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 3 यहां बचेगा और यहां पर आपका 3 -2 बचेगा, 3 -2 बचेगा, ठीक है। यहां पर आओ तो इस पर इसको अगर निकालोगे, देखो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ खत्म करना है। 2 3 3 -1 2 3 3 -1 यहां लिखना है, ठीक है। तीसरी पंक्ति पे आओ तो इसको देखो, तीसरे पंक्ति पहला कॉलम आपको खत्म करना है तो शेष बचेगा, उसको लिखना है 3 3 3 3 -2 1 आपको यहां लिखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो इसको कैंसिल करोगे तो ये पंक्ति और इस स्तंभ को काटना है आपको। तो क्या बचेगा, देखो ये आपको बचेगा कितना, 2 3 1 1 2 3 1 1 यहां बचेगा, ठीक है। अब लास्ट में देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा तो आपको मिलेगा 2 3, कितना मिलेगा, 2 3 1 -2 1 -2 यहां पर मिलेगा, ठीक। इतना देखो आपका ये सहखंड से बना व्यू निकल के आ गया। अब हमारे पास इसका हल देखो कैसे करना है, समझिएगा। C बराबर हम निकालेंगे, यहां से C की वैल्यू अब हमें मिल जाएगी, देखो कितनी, यहां लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 4 तो इसको लिखो, है ना, 2 दूनी 4 यहां लिख दो और फिर माइनस का प्लस का 1 यहां लिखना है तो इसको हम 5 लिखेंगे सीधा, कितना, 5। अब यहां पर आ जाओ, -2 पहले तो आप इस माइनस को लिखो जो ये वाला, और यहां पर -2 -3 -2 -3 यहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है, -2 -3। इसके बाद यहां पर आओ, -1 प्लस का 6 लिखना है, -1 प्लस का 6 यहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है, -1 प्लस का 6। चलो दूसरे पे आ जाओ, ये पहले तो आपको माइनस का निशान लगाना है, 3 दूनी 6 -6 लिखना है, -6 और माइनस माइनस प्लस का यहाँ 3 मिलेगा, प्लस का 3 यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहां पर आओ तो -4 -4 -9 यहां पर आपको लिखना है, ठीक है। यहां देखिए अब ये आपके पास माइनस आएगा और -2 -9
माइनस में 2 माइनस में 9 आपको यहां लिखना है, -2 -9, -2 -9, ठीक है। लास्ट में आ जाओ, 3 एकम 3 प्लस 6, यहां आपको 3 प्लस 6 लिखना है, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6। यहां देखो अब ये माइनस है तो हम माइनस लिख लेते हैं, और 2 एकम 2 -3, 2 -3 आपको यहां लिखना पड़ेगा। यहां आपको माइनस का 4 -3 लिखना पड़ेगा, माइनस का 4 माइनस का 3 लिखना होगा, ठीक है भाई, इतना। अब इसके बाद में ये देखो हल कर दें तो सी मिल जाएगा हमें, देखो कितना, 4 और 1 5, माइनस माइनस प्लस का 5, इसको भी 5 लिख दो भैया, इसको भी हम 5 लिखेंगे, ठीक। यहां आ जाओ, ये देखो माइनस का 3 प्लस 3 हो जाएगा, +3 यहां लिख दें, 9 4 13, माइनस का 13 यहां लिख दें, 9 2 11 प्लस का 11 यहां लिख दें, 9 यहां लिख दें, और यहां आपको मिल जाएगा कितना, देखो 2 में से 3 घटेगा, -1 माइनस माइनस +1 यहां मिल जाएगा, और यहां पर आपको -7 मिलेगा, ठीक। अब देखते हैं, देखो इसमें हमें क्या करना है, जब सी हमारा निकल के आ जाता है, मतलब सी का मतलब क्या है, 6 खंडों से बना अवयव, फिर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाता है। एडजॉइंट ए बराबर क्या कहते हैं हम इसको, सी डैश। सी डैश का मतलब ये जो सी निकला है इसका ट्रांसपोज करना है, तो हम बहुत आसान से जानते हैं ट्रांसपोज कैसे करते हैं। इस पंक्ति को स्तंभ में पहले लिखने हैं 5 5 5, और इस पंक्ति को इस स्तंभ पे लिखना है 3 -13 11 लिखना है, इस पंक्ति को इस स्तंभ पे लिखना है 9 1 -7 लिखना है। देखो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स बराबर हमारे पास फॉर्मूला हम जानते ही हैं, क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे ए का साढ़े का भाग कर देते हैं। ए के साढ़े का देखो कितना मान है 40, तो हमें क्या करना है, यहाँ 40 से भाग करना है, तो यहाँ लिख दें 1 बटे 40, और इस साढ़े को लिख दें कितना है, साढ़े 5 3 9, और इसको लिखेंगे 5 -13 1, और ये आपका है 5 11 -7 यहां आपको लिखना है, ठीक। ए इनवर्स हो गया। अब हमें क्या करना भैया, अब हमें x y z के मान ज्ञात करने के लिए आपको हमने एक फॉर्मूला बताया। बताओ भाई क्या बताया हमने फॉर्मूला, हमने आपको बताया कि ए इनवर्स b बराबर आपको x लिखना है, और ए इनवर्स का मान तो इतना ही लिखना है, कितना, 1 बटे 40, 1 बटे 40, और यहां लिख दें 5 5 5, यहां लिखेंगे 3 -13 11, और यहां लिखेंगे हम 9 1 -7, ये तो आपका ए इनवर्स हो गया। इसके बाद बी की मान लिख दें भैया, बी का मान कितना है, 5 -4, और ये आपका 3, ठीक है। और इसके बाद यहाँ x लिखना है, तो x y z आपके पास है भैया, x मानी x y z। अब बिल्कुल एकदम सीधी सी बात है, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें और कंपेयरिंग करके x y z के मान निकाल लें, एकदम सीधा है ना। चलो यहाँ पर थोड़ी हमारे पास जगह कम है, हम मेरे ख्याल से यहाँ आपने अगर नोट ना किया हो भैया एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पर इसको रब कर लेते हैं, है ना, इसको रब करके आपको x y z के मान मिल जाएंगे, ठीक है। इसको यहां पर हम रब करके x y z के मान यहां निकाल के आपको बताएंगे। चलो यहां समझो भैया, हमें क्या करना है, 1 बटे 40 तो हमारा ये लिखा हुआ है 1 बटे 40, है ना, और इसमें अब गुणा कर दो, इस वाली पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करना है, तो वही काम 5 का 5 में गुणा, 5 पंचे 25, और फिर इसके बाद में 3 का -4 में गुणा, 3 चौको 12, माइनस का लिखो 12, और 9 तिया 27, प्लस का लिख दो यहां पर 27, काम खत्म। अब दूसरी वाली पंक्ति का नंबर, तो चलो 5 का 5 में गुणा, 5 पंचे 25, माइनस माइनस प्लस, 13 चौको 52, प्लस का 52 यहां लिख दो भैया, और इसके बाद 3 एकम 3, प्लस का यहां 3 लिख दो। अब तीसरी वाली पंक्ति और इस स्तंभ का गुणा, 5 पंचे 25, यहां पर हमें 25 लिखना है। इसके बाद 11 चौको 44, माइनस का 44 लिखना है, और माइनस का 7 या 21, माइनस का 21 लिखना है। चलो यहां पर बराबर वही x y z, ठीक है।
अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात लगने लग गई होगी भैया, 1/40 इसको जोड़ा घटाई कर दो, काम हो जाएगा। कैसे देखो करोगे, यहां पर हम लोग ये देखो 27 और 25 को जोड़ो, 52 तो इतना हो गया, और 52 में से हमें क्या करना है, 52 में से 12 घटाना है, मेरे ख्याल से 40 बचेगा भाई, ठीक है ना। 52 में से 12 40 ही तो बचेगा, चलो 40 लिख दिया। इसमें देखो सब प्लस के हैं तो सब जोड़ दो, 3 2 5 5 10 में शून्य हासिल में 1 आएगा, 6 और 2 8, यहां हम 80 लिख दें। यहां पर देखो भाई माइनस का कितना है, माइनस का है 4 और 1 5, और यहां पर 6, माइनस का तो 65 है, और इसमें हम क्या करेंगे 25 से जोड़ देंगे, तो जोड़ो भैया कितना हो जाएगा, माइनस का 40। चलो यहां लिख देते हैं माइनस में 40, और बराबर का निशान लगा के यहां पर आपको लिखना है x/z। फाइनल बात बन गई, समझो। फाइनल कैसे बन गई, 40 का सब में भाग करोगे, 40 का 40 से भाग 1 हो जाएगा, 40 में 80 में भाग 40 का 2 हो जाएगा, -40, और 40 का भाग तो माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर यहां लिख दें x/z। तुलना करने पर समान अवयव जब होते हैं तो आपस में तुलना करने पर अवयव उसके संगत बराबर होते हैं, तो x बराबर आपको यहां पर 1 मिल जाएगा, y बराबर आपको 2 मिल जाएगा, और z बराबर आपको यहां पर -1 मिल जाएगा। देखो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखो भैया एक कम और है, अगर कभी बड़ा प्रश्न होता है तो मन में ऐसी दुविधाएं होती हैं कि पता नहीं कहीं गलती ना हो गई हो, तो इसमें आप गलती की अपनी चांसेस खत्म कर सकते हो, आप पहचान सकते हो कि गलत हो गया है नहीं। कैसे, आपके पास जो समीकरण दिए गए थे ना, जो समीकरण दिए गए थे उसमें x/z के मान लिखो, किसी एक समीकरण में x/z के मान लिख के देखो कि समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं। मतलब LHS में मान लिख दो x/z के, तो हमें RHS मिल जाना चाहिए। अगर हमें LHS में x/z के मान रखने से RHS मिल रहा है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही लगाया, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। x/z के मान जो हमने निकाले हैं वो एकदम शुद्ध और दुरुस्त हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भैया क्वेश्चन नंबर 13वां ये हमने आपको बताया। अब मेरे ख्याल से 13वें के बाद 3x3 के ये सारे प्रश्न हैं, आप होमवर्क इसको नोट कर लो, और मेरे ख्याल से इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, है ना। अच्छे से मन से कंप्लीट करो, यदि किसी समस्या लगे भैया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम पहुंच रहे हैं अब सवाल नंबर आपका हम 15वां ले लेते हैं, है ना। 14 तक बिल्कुल एकदम सिंपल ऐसे ही सारे सवाल। चलो सवाल है आपके पास 15वां, इसको रब कर लेते हैं। पहले इसको हम रब करके 15वां सवाल पे आ जाते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है यदि ए का व्यू ए बराबर इतना दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है ए इनवर्स ज्ञात करिए और ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित निकायों को हल करिए। बात तो वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। देखो ध्यान दें, 15वां सवाल भी वही सवाल है। इसमें हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं 2x माइनस 3y प्लस में है ये 5z और बराबर में आपको यहाँ पर 11 दिया गया है। यहाँ दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4z और ये बराबर में माइनस का 5 दिया गया है। तीसरे इक्वेशन में दिया गया है x प्लस y माइनस में 2z और बराबर में माइनस का 3 दिया गया है। 3 इक्वेशन हमें दिए गए और इससे अगर हम a निकालें तो आपको यही मिल जाएगा जो प्रश्न में दिया गया है। a बराबर देखो क्या निकल के आएगा, यहां से 2, यहां माइनस 3 और यहां पर 5। दूसरी पंक्ति कितना है 3, 2 माइनस 4। तीसरी पंक्ति में क्या लिखोगे x का गुणांक 1, इसमें भी x का गुणांक 1 और इसमें z का गुणांक यहाँ -2 मिल रहा है। तो a बराबर इतना हो गया। इसमें प्रश्न में भी यही दिया गया है कि a बराबर इतना है, तो a इनवर्स ज्ञात करिए। भैया हमें इसका a इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। इसको हल करने के लिए भी a इनवर्स की जरूरत होती है ना। तो हम a इनवर्स तो ज्ञात करेंगे, कोई बात नहीं।
अब हमें यहां पर x बराबर क्या लिखना होता है, x बराबर हम x बाई जेड लिख लेते हैं। और फिर इसके बाद में b बराबर कैसे, b बराबर जो राइट में दिया जाएगा, राइट हैंड में क्या है 11 है, -5 और माइनस का 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, a का सार्डिक का मान निकालेंगे। a के सार्डिक का मान कैसे निकालते हैं, सार्डिक बना दें, 2 -3 5, 3 2 -4 और 1 1 -2। अब मेरे ख्याल से सब कुछ वही सब कुछ है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हो, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इस सार्डिक का मान निकालेंगे और फिर इसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर से जो अवयव बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। और फिर एडजॉइंट ए मिलने के बाद फिर हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। और फिर इसके बाद फाइनली हम ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स वाला जब फॉर्मूला लास्ट में लगाएंगे तो हमें एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको करना है। 15वां प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 16वां प्रश्न एक वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, मतलब इबारत लिखी हुई है, उसको आपको पढ़ना है और फिर रैखिक समीकरणों को बनाना है और इसके बाद उसको हल करना है। क्या लिखा है देखो, 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 60 रुपया है। इसको पहले हम रब कर देते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 हम लास्ट, बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 16। लिखा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य 60 रुपया है। ठीक, आगे लिखा है 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 90 रुपया है। इसके बाद तीसरी शर्त दी गई है 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम कुछ छपा ही नहीं है, इसका मतलब गेहूं होगा, है ना, क्योंकि चावल तो छपा है। तो 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य 270 रुपया है। आपसे पूछा गया है आप विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कहा गया। देखो ध्यान दें, मान लेते हैं, क्या मानना है देखो ध्यान दें, मान लेते हैं कि प्याज है वो इसका मूल्य है x रुपया प्रति किलोग्राम। माना प्याज का मूल्य बराबर कितना है, x रुपया प्रति किलोग्राम, या प्रति किलोग्राम ऐसे लिख दें। माना प्याज का प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर x रुपया है। अच्छा, प्याज का तो ये है। इसके बाद गेहूं की बात करो भैया, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर 22 रुपया है। इसके बाद चावल की बात करो, चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य बराबर जेड रुपया है। प्रति किलोग्राम का मतलब तो समझ रहे हो, 1 किलोग्राम का मूल्य, प्याज का 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपया है, गेहूं का 1 किलोग्राम का मूल्य 22 रुपया है, चावल का 1 किलोग्राम का मूल्य जेड रुपया है। अब देखो कितने कितने चावल खरीदे, कितने गेहूं, कितने प्याज, कितने चावल। देखो ध्यान दे, पहली शर्त के अनुसार 4 किलोग्राम प्याज खरीदा, 1 किलोग्राम तो है x रुपए का, 4 किलोग्राम प्याज 4x रुपए का होगा कि नहीं होगा भाई, 1 किलोग्राम x रुपए का, तो 4 किलोग्राम 4x रुपए का हो जाएगा। इसी प्रकार गेहूं खरीदे कितने भैया, गेहूं खरीदे 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम गेहूं 22 रुपए का, 3 किलोग्राम 3 22 रुपए का हो जाएगा। इसके बाद में चावल खरीदे 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जेड रुपए का, 2 किलोग्राम चावल 2 जेड रुपए के होंगे। तीनों को मिला के कुल मूल्य पृष्ठ में दिया गया है 60 रुपए बराबर 60 लिख दो। एक इक्वेशन देखो ये बन गया। समीकरण हमें दिया नहीं गया था लेकिन हमने ये बना लिया, पहली शर्त से आपका एक इक्वेशन बन गया। आते हैं दूसरी बार, देखो दूसरी बार कभी गया उसने फिर यही तीनों चीजें खरीदी लेकिन अलग अलग मात्रा में खरीदी। देखो ध्यान दें, हुआ ये कि 2 किलोग्राम प्याज खरीदा, कितने रुपए का हो जाएगा, 2x का, 2 किलोग्राम प्याज 2x रुपए का। फिर इसके बाद में 4 किलोग्राम गेहूं खरीदे, 1 किलोग्राम 22 रुपए का, 4 किलोग्राम 4 22 रुपए का हो जाएगा। और इसके बाद 6 किलोग्राम चावल खरीदे,
6Z रुपए के हो जाएंगे। कुल का मूल्य बराबर कितना है? कुल का मूल्य बराबर 90 रुपए है, तो यहां बराबर 90 लिख दो। इस पर हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। इसके बाद तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त हमारी ये है कि 6 किलोग्राम प्याज 600 रुपए का हो जाएगा। और फिर इसके बाद में 2 किलोग्राम आगे गेहूं छपा नहीं है, चावल छपा है, प्याज छपा है, इसका मतलब गेहूं ही होगा, पक्की बात है। तो 2 किलोग्राम लिखा है, 2 किलोग्राम गेहूं खरीदा उसने, कितने का हो जाएगा? 222 रुपए का। और फिर इसके बाद में तीसरा आइटम 3 किलोग्राम चावल लिखा हुआ है, 3 किलोग्राम चावल कितने का होगा? 3Z रुपए का होगा। तो बराबर में इसका टोटल मिला के 70 रुपया मूल्य दिया गया है, बराबर 70 लिख दें। ये आपका तीसरे इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 3 इक्वेशन बना लिए, जैसा कि हम पहले प्रश्न लगाते थे, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आपको अब करना है। आगे अव्यवहित से इसको हल करना है। तो अव्यवहित से हल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम a निकालते हैं। अवयव a बराबर होता क्या है? x y z के गुणांकों से जो अवयव बनता है उसको लिखें। अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान बात है, इसको भी आप खुद करो, इसको भी खुद करो भाई। देखो भैया, हम अकेला अगर करें और आप ना करें तो मेरे ख्याल से बात नहीं बनेगी। एग्जाम तो आपको देनी है ना। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें, ताकि हम आपकी समस्या का निदान कर सकें। और ये मानो कि पक्का करेंगे भैया, विश्वास रखिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है यहाँ या और कहीं पीछे से या आगे से, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम आपके लिए इस प्रश्न को भी छोड़ देते हैं। आपको इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और ये आज का ये जो शारीरिक वाला जो चैप्टर है, हम इसको आज यहाँ फिनिश मान लेते हैं। एक विविध प्रश्नावली है जो कि इसमें सारे मिले जुले प्रश्न होते हैं, जो आपको पीछे भी सारे पढ़ाए गए प्रश्न हैं, उनके लिए एक प्रश्नावली और है आगे। तो हम कह सकते हैं कि जो नया कुछ अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, शारीरिक आपका कंप्लीट मानते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वाले वीडियो में सारी प्रॉब्लम जो भी होंगी हम आपकी दूर करेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न आपको ना आते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में इसकी भी राय दीजिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है भैया, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।